आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस वजाहत में हम एक ऐसी कहानी का तज्जिया करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। अनमोल, जिसे उर्फे आम में पिंकी कहा जाता है, उसकी कहानी। शुरू में ये महज एक गिरफ्तारी की खबर लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम जराया और शवाहिद की तहें खोलते हैं तो ये एक बड़े माफिया और निज़ामी करप्शन का कच्चा चिट्ठा बनकर सामने आती है। चलिए देखते हैं कि ये शवाहिद हमें असल कहानी के बारे में क्या बताते हैं। कहानी शुरू होती है इस एक हैरान कुन नंबर से। 2 करोड़ रुपए। जी बिल्कुल, जरा इस पर गौर करें। जराये के मुताबिक बज़ाहिर ये वो खतीर महाना रकम है जो पिंकी अकेले सिर्फ कराची शहर से कमा रही थी। एक ही शहर से इतनी बड़ी रकम। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये कोई गली मोहल्ले का छोटा मोटा नेटवर्क नहीं था, बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म तिजारती सल्तनत थी जिसका हुजूम किसी भी बड़ी कॉरपोरेशन को पीछे छोड़ दे। और इस सल्तनत के मालिका का एतमाद तो देखें। पिंकी एक ब्रांड है। लोग पिंकी को सलाम करते हैं। पिंकी को कोई नहीं पकड़ सकता। ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि खुद पिंकी के लीक होने वाली ऑडियोज़ में सुने गए। मतलब ये महज गुरूर नहीं था, ये उस तौकत का इजहार था जो उसे मुबैना तौर पर इस निज़ाम के अंदर हासिल थी। तो आखिर उसके खरीदार थे कौन? यहाँ आकर चीज़ें सच में हैरानकुन हो जाती हैं। ज़राए एक इंतहाई एलीट यानी आला तबके के नेटवर्क का इंकशाफ करते हैं। कुल 700 से 800 गाहक, जिनमें से 150 मुस्तकिल खरीदार थे। और फहरिस्त में कौन कौन शामिल था? शोबिस की शख्सियात, मॉडल्स, आला सतह के सियासतदान और बाअसर ब्यूरोक्रेट्स। ये साबित करता है कि मंशियात का ये खेल नीचे की सतह पर नहीं बल्कि बराह रास्त ताकत के ऐवानों में खेला जा रहा था। अच्छा, अब आते हैं इसके ऑपरेशंस और उन मशहूर ऑडियो लीक्स पर। इतने बड़े और हसास नेटवर्क को चलाना आसान तो नहीं है ना, लेकिन इनका तरीका कार सुनकर हैरत होती है। ये कोई रिवायती माफिया की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल एक जदीद ई कॉमर्स कंपनी की तरह काम कर रहे थे। क्लाइंट ने ऑनलाइन पेमेंट की, स्क्रीनशॉट भेजा और बस 10 मिनट के अंदर राइडर सामान लेकर हाजिर। मुकम्मल तौर पर डिजिटल, भरोसे और इंटरनेट की रफ्तार पर मबनी निज़ाम। और मार्केटिंग की महारत तो देखें। तीसरी ऑडियो लीक में एक बाकायदा हिकमत अमली सामने आई, जिसे बिजनेस की जबान में अप सेलिंग कहते हैं। पिंकी अपने क्लाइंट्स को तरगीब दे रही थीं कि वो 20 वाले प्रोडक्ट के बजाय आला मेयार का 25 वाला प्रोडक्ट लें, जो एक सुनहरी रंग के खास डब्बे में आता है, गोल्डन स्निफ। बिल्कुल वैसे जैसे कोई लग्जरी ब्रांड अपनी महंगी तरीन प्रोडक्ट बेच रहा हो। लेकिन जब इतना बड़ा गैर कानूनी काम हो रहा हो तो कानून की नज़रों से कैसे बचा जाए? इसके लिए इंतहाई खतरनाक और सोचे समझे तरीके अपनाए गए। वकला के चेम्बर्स को महफूज पनागाहों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शहरों के दरमियान मुंतकिली के लिए इंटरसिटी बसों का सहारा लिया गया। और तो और बायोमेट्रिक निशानात मिटाने के लिए अपनी उंगलियों के पोरों को तेजाब से जला दिया गया। और इस सब के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ के लिए थानों को बाकायदा माहाना लाखों रुपए की अदायगी अलग थी। और खुदा न खास्ता कभी कोई पकड़ा जाए तो उसके लिए ये नंबर मखसूस था, 1 करोड़ रुपए। जराये के मुताबिक जब एक बार राइडर्स पकड़े गए तो मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर उन्हें छुड़ा लिया गया। पैसे की ऐसी ताकत हो तो निज़ाम के रखवालों का खामोश रहना हैरानकुन नहीं लगता। खैर, अब कहानी इस मोड़ पर आती है जब अचानक गिरफ्तारी की खबर सामने आती है, और इसकी टाइमलाइन काफ़ी मशकूक है। अचानक मालूम होता है कि पिंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जराए यहाँ इस गिरफ्तारी पर कई सवालात उठाते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि गिरफ्तारी हकीकत में ऐलान से 7 से 10 दिन पहले ही लाहौर में खामोशी से हो चुकी थी। दरमियान के दिनों में उसे मुबैना तौर पर कराची के एक फ्लैट में खुफिया रखा गया। तो फिर सरकारी रिकॉर्ड में गिरफ्तारी सिर्फ चंद दिन पहले क्यों दिखाई गई? इन दिनों में क्या कोई डील हो रही थी? और इस सब में एक कत्ल का मामला भी शामिल हो गया है। 7 मई को मिलने वाली एक लाश के केस में भी पिंकी का रिमांड लिया गया है। इस लाश के पास से एक डब्बा मिला जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, क्वीन मैडम पिंकी, डॉन नाम ही काफी है, इंजॉय। एक अजीब और इंतहाई खौफनाक पैगाम। ये इशारा करता है कि इस केस की तहें अभी और भी गहरी हैं। तो इन तमाम बातों के बाद जहन में कई बुनियादी सवालात पैदा होते हैं। जो ताकतवर सरपरस्ती उसे मिल रही थी, वो अचानक खत्म कैसे हो गई? क्या ये वाकई कानून की बालादस्ती थी या किसी बड़े माफिया का अंदरूनी तसादुम? अदालत ने इब्तदाई तौर पर रिमांड देने से इनकार क्यों किया? ये मुबैना तौर पर अंधा इंसाफ का निज़ाम अचानक कैसे जाग गया?
ان سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں اس پورے نظام انصاف پر ایک بڑی نظر ڈالنی ہوگی۔ بات کرتے ہیں اس دورے نظام کی اور اشرافیہ بمقابلہ غریب کی۔ ذرائع نے جس سب سے بڑے تضاد کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ دوہرا نظام انصاف ہے۔ ایک طرف ایان علی، شاہ رخ چتوئی اور پاناما لیکس جیسے ہائی پروفائل کیسز ہیں جو وقت کے ساتھ دب جاتے ہیں اور ملزمان وی آئی پی سلوک انجوائے کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک بالکل عام سا واقعہ سامنے آتا ہے جہاں محض 1,000 روپے کے دھنیے کی چوری کے الزام میں ایک غریب آدمی کو ضمانت کے لیے سیدھا سپریم کورٹ تک دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اور قانون کی اس پیچیدگی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ زندگیاں ہار جاتے ہیں۔ ایک شخص جس کی سزا صرف 6 دن تھی، جی ہاں صرف 6 دن، اس نے محض کاغذی کارروائی کی سستی کی وجہ سے 6 سال جیل میں گزار دیے۔ دراصل یوں کہہ لیں کہ نظام نے اس کے 6 سال چھین لیے۔ اور کینسر کے 4تھے درجے کا ایک مریض جو اپنی سماعت کا 2 سال تک انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ جبکہ ایلیٹ کلاس یعنی اشرافیہ کی پلے بک کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ تجزیے کے مطابق ہمارے ہاں ہر شعبے میں طاقتور مافیاز بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس چونکہ دولت اور اثر و رسوخ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی وہ پھنستے ہیں تو یہ نظام انہیں بچ نکلنے کے لیے پتلی گلیاں اور چور راستے خود فراہم کر دیتا ہے۔ تو آخر اس انمول پنکی کیس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئیے ختمی پیشی گوئی پر نظر ڈالتے ہیں۔ تجزیہ کار اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ درحقیقت پنکی اس پوری کہانی کی مرکزی کردار ہے ہی نہیں، وہ محض ایک مہرا ہے۔ اصل کہانی یہ لگتی ہے کہ ناقابل گرفت کوکین بادشاہوں کے درمیان آپس کا کوئی بڑا تنازع کھڑا ہوا ہے، جس کی بھیٹ اس مہرے کو چڑھا دیا گیا ہے۔ یہ کوئی حقیقی کریک ڈاؤن نہیں، بلکہ بڑے کھلاڑیوں کی لڑائی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس وضاحت کے آخر میں بس یہی ایک بہت بڑا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر پنکی اپنے اس اعلیٰ طبقے کے نیٹ ورک کو کامیابی سے استعمال کر لیتی ہے، تو کیا وہ بھی ان گنت لوگوں کی طرح اس نظام کی گرفت سے خاموشی سے نکل جائے گی؟ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ مکمل ہوتا ہے۔